बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझाया। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है एक्स, जिसका फार्मूला एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी and v is equal to omega x naught square minus x square, a is equal to x naught omega square sin omega t and a is equal to minus omega square x। अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें, डिफरेंट क्वांटिटीज की मैक्सिमम वैल्यूज की बात करते हैं, x is equal to x naught। Now we are talking about maximum values। ये बड़ा आसान है याद करना, याद करने का अंदाज भी आपको सिखाना है। अगर मैं x नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ओमेगा को, तो ये बन जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं x नॉट के साथ एक बार फिर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दूं, तो आएगा a नॉट। ठीक हो गया? तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा। ये रिलेशन भी लिखा जा सकता है। सवाल आ सकता है कि रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको इनसे रेलेवेंट आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी। ये एक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहां से बताते जाइए, x नॉट है जनाब 10, ओमेगा कितना है, आंसर देते जाइए 100 पाई, दिस इज ओमेगा। v नॉट फाइंड आउट करना है, तो x नॉट ओमेगा, तो 10 रेज टू पावर 3 इंटू पाई, यानी v नॉट कहां से आएगा, x नॉट ओमेगा से। a नॉट कैसे आएगा, x नॉट ओमेगा स्केयर। x नॉट है 10 और ओमेगा जनाब 10 यानी 100 पाई का स्केयर। अच्छा, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, पाई से कैंसिल, तो 1 ओवर 50, तो फ्रीक्वेंसी है 50। यानी आपको एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन गिवन हो, आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। चले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये UHS 2014 का सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाले सवाल एग्जामिनर के फेवरेट सवाल होते हैं। तो ये 2014 में सवाल पूछा गया। हमें गिवन क्या है, पीरियड। आपने अपना आंसर निकालना और आपको कसम है अपने आप की, आपने मेरा सॉल्यूशन बाद में देखना है, इसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आप, अब हम देखते हैं इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद जो है इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये क्या गिवन है, v नॉट दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। हमसे सवाल पूछा गया x नॉट और ओमेगा की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये सब में दी हुई हैं, चेक करें। मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन। चले
इसको सॉल्व करने ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो तरीका है वो पहला ये हो सकता है 2π/t, फार्मूला जेन में आ गया, 2 × 3.14 ओवर टाइम पीरियड इज 0.063। शायद फौरी तौर पे आपके जेन में आ जाए कि नीचे वाली जो 0.063 है यहाँ से ये ले जाएं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 10⁻²। ये तकरीबन एक जैसे हैं, तो ओमेगा आ गया 100 और जनाब V0 इज इक्वल टू 3 है, तो V0 का फार्मूला x0 ओमेगा इज इक्वल टू 3, x0 इज इक्वल टू 3/100, तो 0.03। आपने अगर इस तरीके से सॉल्व किया है, अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है, देन यू आर नॉट जीनियस। ये क्वालिटी है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन ये एमडी कैटेगरी का टेक्निक नहीं है। टेक्निकली आपने इसको कैसे सॉल्व करना, V0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा, नाउ यू आर गिवन दिस वैल्यू 3। चेक कीजिए कि कौन सी दो वैल्यूज की प्रोडक्ट का आंसर 3 है, क्योंकि V0 इज गिवन 3, हमें क्या जरूरत है, टाइम पीरियड को यूज करें। अब चेक कीजिए 3.3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं आ रहा, 5.3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 नहीं आ रहा, 0.19 को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी नहीं आ रहा। आप ये तो मैंने उलट तरीके से आपको समझाया ना कि पहले डेल्टा चार्ली बीटा से चेक करना है, जबकि 2014 में जो सवाल आया था वो पहली ही ऑप्शन ये थी कि 100 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 3। इसका मतलब कि आपको कुछ आइडिया होगा कि यूएचएस में मुश्किल सवाल नहीं होते बल्कि टेक्निकल होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल 2014 में भी स्टूडेंट्स कहते थे कि सर जी न्यूमेरिकल बड़े लेंथी थे, तो आप चेक करें कि न्यूमेरिकल कितना लेंथी था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे और भी आएंगे, पूछे जा सकते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम के लिए जो आइडियल केस है ना वो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आइडियली ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये लफ्ज है ना सिंपल पेंडुलम, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सिंपल पेंडुलम है, ना कंपाउंड पेंडुलम है ना कोई और पेंडुलम है। ये हायर क्लासेस में जाके है, आपकी फिजिक्स के रेलेवेंट कोई और पेंडुलम नहीं है। तो सेकंड सिंपल पेंडुलम को आपने डिस्कस करना है। सिंपल पेंडुलम में क्या लिया जाता है, हैवी पॉइंट मैस, जो कि पॉइंट पॉसिबल नहीं होता रियलिटी में, लेकिन मैस मिनिमम साइज मिनिमम होना चाहिए, हैवी भी होना चाहिए, मिनिमम भी उसका साइज भी कम होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, यानी सपोर्ट उसकी रिजिड होगी ताकि उसमें जो फ्रिक्शनलेस भी होनी चाहिए, रिजिड सपोर्ट भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। बाय मींस ऑफ ऑलमोस्ट वेटलेस। ऑलमोस्ट से हमने ना अपना फायदा उठाया है। एक्चुअली हम आइडियल केस की बात करते हैं और आइडियल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑलमोस्ट वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो ये जो लफ्ज लिखे हुए हैं ये आइडियल पेंडुलम के लिए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसके करीब तरीन पेंडुलम बना लें। इस नेम्ड एज सिंपल पेंडुलम। ये जनाब गैलीलियो ने इन्वेंट किया था, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ देयर इज नो डैम्पिंग, दिस इज कंडीशन। यानी हर पेंडुलम की मोशन SHM नहीं होती, जो जिसमें डैम्पिंग होगी वो SHM नहीं होगी। डैम्पिंग फोर्स रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम कंटिन्यूसली एंड फाइनली इट्स मोशन इज स्टॉप्ड। तो प्रैक्टिकली जितने भी आप सिंपल पेंडुलम देखते हैं उनकी मोशन आखिरकार रुक जाती है क्योंकि एयर फ्रिक्शन होती है। और एक चीज इसमें हमने कंसीडर करनी, बल्कि इसका ख्याल रखना, एंगल थीटा शुड बी स्मॉल फॉर SHM। जितना एंगल स्मॉल होगा उतनी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अब थीटा स्मॉल कितना हो सकता है, लेस देन 1 रेडियन, नॉट नहीं 1 रेडियन नहीं, थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 10 डिग्री तक स्मॉल एंगल कंसीडर होता है। तो एंगल शुड बी स्मॉल। अगर एंगल बड़ा करेंगे तो क्या होगा, मोशन सर्कुलर हो जाएगी। तो सिंपल पेंडुलम की मोशन अगर सर्कुलर हो जाती है, फॉर एग्जांपल बड़ा एंगल बनाया जा रहा है तो मोशन सर्कुलर हो जाती है, फिर वाइब्रेटरी जो है वो नहीं रहती। जितना बड़ा एंगल बनाते जाएंगे, ठीक है,
तो इसलिए सर्कुलर मोशन फिर ओवरकम करेगी। तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन होती है, SHM, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी। तो दिस इज सिंपल पेंडुलम, फ्रिक्शनलेस पिवट पॉइंट है ये उसका। दिस इज एंगल थीटा। याद रखिए एंगल थीटा इज नॉट टेकन विद सपोर्ट, यानी ये एंगल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यूं कर दे कि ये पेंडुलम यहाँ है और दिस इज एंगल सपोज ये है जनाब 73 डिग्री चलें, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल। 73 में कितने ऐड करूं, 17, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में अगर ये एंगल गिवन हो तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। किसके साथ, ये जो उसकी मीन पोजीशन है और उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन, उनके दरमियान एंगल होगा। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैसिव बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, और बॉब्स ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ है इसका नाम क्या है, इसकी ट्रेजेक्ट्री। सो दिस इज सिंपल पेंडुलम। और इसमें इसकी मोशन कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं कि वेट यानी mg ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। जहां पर भी बॉब चले जाए, बॉब का जो मैस है यानी वेट है सॉरी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और टेंशन किधर होगी, टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग होगी। वो आप देख सकते हैं कि ये टेंशन गिवन है। अच्छा जी, और आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या एक्सेलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये एक मीन पोजीशन है, तो बॉडी इधर को भी जा रही है। तो ये देखा ना, इसका जो पॉइंटर का जो इसकी निब है ये किस मीन पोजीशन की तरफ रही, इस तरफ को भी जा रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन ये है। ऐसे भी आएगा तो एक्सेलेशन इधर ही रहेगा, ये इस तरफ को जाएगा तो एक्सेलेशन की डायरेक्शन इधर ही रहनी है, ठीक है, इधर जाते हुए भी इधर से वापस आते हुए भी। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन। और वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर होगी, वेलोसिटी उधर होगी जिधर को जा रहा होगा। अगर ये मीन से इधर को जा रहा तो वेलोसिटी उधर को ही है, लेकिन एक्सेलेरेशन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। तो ये एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हैं। और ये सिंपल पेंडुलम की हम अभी कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या SHM किस तरह से परफॉर्म होती है, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज mg एंड एंगल थीटा है ये, और ये भी एंगल थीटा है। अगर वो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो ये क्या है, दिस इज x एंड दिस इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको हम रेडियस यानी r भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बना दूं, सो दिस विल बी mg साइन ऑफ थीटा एंड दिस विल बी mg कॉज ऑफ थीटा एंड टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन। आप जरा गौर से देखिए, टेंशन और mg cos थीटा दे आर अपोजिट एंड कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, mg cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल। दो फोर्सेस अपोजिट लग रही हो सेम बॉडी के ऊपर, तो वो एक जैसी हो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब है कि इसकी वजह से नो वाइब्रेशन, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से नो वाइब्रेशन। अब mg साइन थीटा क्या कर रहा है, इस तरफ को लेके आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि SHM इज ऑलवेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है अगर आप यहां पर ले जाके इसको छोड़ देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसको वापस लाने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, mg साइन थीटा। तो हियर इन आवर केस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स या वो फोर्स बताइए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवाती है, दैट इज माइनस mg साइन थीटा। माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के साथ लाजमी आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के साथ लाजमी, एक्सटर्नल फोर्स के साथ नहीं आएगा। ये भी याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। इसकी वजह है यार, देखो साइन 0 0 होगा, साइन की वैल्यूज लिखते जाएं, तकरीबन 1 डिग्री भी तकरीबन 0 के इक्वल होता है। सॉरी हाँ, साइन यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल एंगल की, ठीक है,
वो अप्रॉक्सीमेटली इसी के, ये 1 भी जो है ना 90 के एतबार से, अगर 90 के साथ कंपेयर करूं तो ये 1 भी बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0 ले ली जाती है। तो यहाँ अगर स्मॉल एंगल जो पुट करेंगे उतना ही आंसर आएगा। साइन 0.0001 भी कर लें और यहाँ पर तकरीबन 0 ही आंसर आएगा। तो साइन अगर स्मॉल वैल्यू है यहाँ पर, और टैन के लिए भी यही बात है, टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा होता है अगर एंगल स्मॉल हो, कॉस थीटा नहीं होता ऐसे, ठीक है। अगर साइन थीटा स्मॉल है तो, और न्यूटन ने कहा था कि जनाब फोर्स का फार्मूला एम में भी होता है, -mg थीटा। पता चला कैसे किया हमने, यानी साइन थीटा को थीटा पुट कर दिया। नाउ यू विल गेट a इज इक्वल टू -g थीटा। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ रहा है, a प्रोपोर्शनल है माइनस थीटा के, g की वैल्यू कांस्टेंट है, या हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा -g थीटा। थीटा है s/r, थीटा है x/l। हेयर s जो है वो है जनाब s, सॉरी मैं इसको ज़रा साइलेंट पे लगा दूं और फिर बात करते हैं। हेयर थीटा इज इक्वल टू x/l, तो a इज इक्वल टू -g x/l। a प्रोपोर्शनल है -x के, क्योंकि g एंड लेंथ देखिए हमने बोला इन एक्सटेंसिबल, इसमें लेंथ में चेंज नहीं आ सकती, ये भी कांस्टेंट है। तो a प्रोपोर्शनल टू -x, तो दिस इज SHM। ये SHM की पहचान है, इससे हमें पता चला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसकी। अब इस फार्मूले को ज़रा जहन में रखें और कुछ चीज़ों के बारे में फैसला कीजिए। a इज इक्वल टू -ω²x, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। a इज इक्वल टू -g/l इंटू x, ये पेंडुलम, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये पेंडुलम की है, तो ये भी SHM है। तो इनका कंपैरिजन तो बना ना, इन दोनों का कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन कर लो तो हमें मिलेगा ω² इज इक्वल टू g/l, ω² इज इक्वल टू g/l। तो ओमेगा आएगा l/, ओमेगा आएगा g/l का अंडर रूट। अब कुछ काम आपके करने वाले हैं। हमें पता चल गया कि ओमेगा को g/l अंडर रूट से रिप्लेस करेंगे, तो जितनी मर्जी इक्वेशंस बना लो, बनाओ इक्वेशंस ज़रा जल्दी से। x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t, आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना ली। क्या आपको ये याद करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें बेसिक इक्वेशन का पता था। स्प्रिंग सिस्टम की बनानी है, तो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, स्प्रिंग की बनाओ। x इज इक्वल टू x0 साइन, हाँ जी, k/m t, पता ओमेगा को रिप्लेस करना है। वेलोसिटी पेंडुलम की बनाओ, पेंडुलम की वेलोसिटी v इज इक्वल टू x0 ओमेगा कॉस g/l t, और इसी तरह यहाँ पर भी बदलना था g/l। अच्छा, इस तरह v इज इक्वल टू ओमेगा x0² माइनस x², इस फार्मूले में भी ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन, और पेंडुलम की बनेगी अंडर रूट g/l x0² माइनस x²। आपको पता है कि अगर वेलोसिटी आपको गिवन हो तो यू कैन मेक इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल पेंडुलम बनाएं ज़रा। काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम के लिए हाफ mv², वेलोसिटी ये वाली है, तो g/l x0² माइनस x²। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रटानी लगाना चाहते। तो इक्वेशंस आपने सिंपल पेंडुलम की बना ली, किसको रिप्लेस किया किसके साथ, ये सिंपल सी बात है। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ x0 साइन g/l t, v इज इक्वल टू g/l x0² माइनस x²। क्यों याद करने की, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओमेगा को रिप्लेस किया है। स्प्रिंग सिस्टम में भी हमको पता है कि ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है, और इस तरह से एक्सेलरेशन में जो था -ω² x जनरल माइनस g/l इंटू x।
अब हमें पता कि ओमेगा को जी बाय एल से रिप्लेस करना है, तो किसकी इक्वेशंस बन जानी है? सिंपल पेंडुलम की। ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी जी ओवर एल, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। दिस इज इक्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एल को 4 टाइम्स कर दें तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ठीक है, मैथ इसमें है नहीं, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में मैथ नहीं है, तो नो इश्यू, मैथ पे ये डिपेंड भी नहीं करता। टाइम पीरियड मैथ पे डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जी के। जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कैसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लेंथ वेरी करेंगे तो ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं सिंपल पेंडुलम में एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक हो रही है, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा के यहाँ तक ले जाएं तो टी इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड पे। टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक होता है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और लेंथ जो होती है 99.4 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होती है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 1/2 0.5 हर्ट्ज, ये सेकंड पेंडुलम होता है। ठीक है, अगर हम मून पे चले जाएं, मून पे, तो टाइम पीरियड आएगा फार्मूला 2 पाई एल ओवर जी बाय 6। तो टाइम पीरियड बन जाएगा मून पे जाके, यानी टाइम पीरियड एट मून इज इक्वल टू, ये अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम कम हो जाएगी। ठीक है, तो √6 टाइम पीरियड एट अर्थ। ये कैसे आया? ये इतना सा काम आप खुद सोच सकते हैं। तो टाइम पीरियड मून पे जाके √6 टाइम बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे जाके जी की वैल्यू कम हो जानी है और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जितना टाइम पीरियड बढ़ेगा उतना टाइम फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। टाइम पीरियड अगर बढ़ता है ना, याद रखिएगा, टाइम पीरियड अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और स्पीड भी कम होती है। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना स्लो हो जाएगा ना। ये देखें, ज्यादा टाइम लगने का, ये देखें स्पीड है, तो इसका मतलब है कम टाइम लग रहा है। कम टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। अब क्या हो गया? स्लो। टाइम पीरियड बढ़ गया, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी कम हो गए, स्पीड भी स्लो हो गई। इस तरह अक्सर सवाल पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कराची की, लाहौर K2, तो कहां पर टाइम पीरियड ज्यादा है? अब जी की वैल्यू K2 पे जाके आपको पता है कम हो गई, जी की वैल्यू वहां पे जाके कम हो जाएगी, तो वहां पर टाइम पीरियड, क्योंकि जी की वैल्यू जैसे जैसे आप इक्वेटर पे जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जहां जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वहां पर जाके क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कराची, लाहौर, K2, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट और ज़्यादा हाइट पे है K2 की निस्बत, तो वहाँ जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। चले आप K2 की बात ना करें, आप कर लेते हैं कराची, लाहौर, मुल्तान, मरी। तो सबसे जी की वैल्यू सबसे कम कहाँ पर है? मरी। जितना आप हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू कम हो जाएगी और उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो जी की वैल्यू कम, टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी कम, स्पीड कम। ओके, ये ऐसे सवाल आप भूलेंगे नहीं। और सिंपल पेंडुलम से रेलेवेंट, अगर मैं चाहता हूं कि टी कांस्टेंट रखूं, मसलन मैंने अर्थ पे एक एक्सपेरिमेंट किया 2 पाई एल ओवर जी, टाइम पीरियड आ गया यहां पर 2 सेकंड, जैसे सेकंड पेंडुलम में। मैं मून पे ले गया हूं, तो मून पे चले जाएंगे तो मैं चाहता हूं टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहे, यानी मून पे जाके टाइम पीरियड 2 ही रहे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मून पे जाके आपको पता है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? G/6।
तो एल को भी उतना ही कम करें। यानी लेंथ आप अगर टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो जी जितना कम होगा लेंथ उतनी कम कर लो, क्योंकि लेंथ प्रोपोर्शनल है जी के। ठीक हो गया। सिंपल पेंडुलम से रेलेवेंट और भी बड़ी बातें हैं इससे रेलेवेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यार ग्राफ 2πl/g, यार ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है क्योंकि मैंने ये समझाई भी हुई है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि टाइम पीरियड और लेंथ का ग्राफ बनाओ, ठीक है, टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान ग्राफ अगर आपसे बनवाया जाता है, इधर ले लेते हैं टाइम पीरियड और इस तरफ ले लेते हैं लेंथ। अब आपको पता है टाइम पीरियड का रिलेशन लेंथ के साथ ये है, एक के ऊपर स्केयर है, लेंथ की वैल्यू अगर 1 है तो टाइम की वैल्यू उससे डबल है। जब एक से दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू डबल हो तो ग्राफ होता है क्या बोला, पैराबोला। अब पैराबोला बनाना है आपने ग्राफ, तो पैराबोला ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये है पैराबोला की शक्ल। एक्चुअली ये पैराबोला ये जैसे प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, ग्राफ उस वैल्यू से अवे जाएगा, जैसे टाइम के ऊपर स्केयर है ना तो टाइम से ये दूर जा रहा है। अगर मैं ऐसे कर लूं, इधर ले लेता हूं जनाब टी स्केयर और इधर ले लेता हूं लेंथ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्योंकि टी स्केयर, इधर टी स्केयर ले लिया हुआ है ना, और अगर विदाउट स्केयर करेंगे तो ये ऐसा ग्राफ होगा। अच्छा, इसी तरह अगर पेपर में ये सवाल आ जाए, ये देखें इधर टी है और इधर एल है, अगर ये ग्राफ ऐसा पूछा जाए, अगर इधर ले लेता हूं मैं टी और इधर √L, यू नो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्वांटिटीज देखनी है कि इधर और इधर ये वैल्यूज कौन सी हैं। अच्छा, ये 3 ग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किए और कुछ ग्राफ मैं अभी यहां नहीं बताने जा रहा, वो मैं आपको एमसीक्यूज में पूछूंगा। इंशाल्लाह ताला आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो भी चीज इससे रेलेवेंट आए आप उसका सही आंसर दे सकें। तो मैंने बताया कि जितने टाइम अगर आप टाइम पीरियड कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो जितने टाइम टाइम पीरियड जी कम होगा उतने टाइम लेंथ कम कर दो, जितने टाइम जी बढ़ेगा उतने टाइम लेंथ बढ़ा दो। अब एलिवेटर केस भी आ जाता है। एलिवेटर केस में अगर एक एलिवेटर है, जैसे ये एलिवेटर रियल एंड एपरेंट वेट मैंने लाइव सेशन में बताया भी था आपको इसका कॉन्सेप्ट। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम एक ऐसी लिफ्ट में है जो कि असेंडिंग पोजीशन में है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद ए एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम है उसमें। तो आपको पता है एलिवेटर केस में असेंडिंग केस में जो होता है वो एक्सेलेरेशन ऐड हो जाता है, g+a हो जाता है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड होगा 2πl/g+a। अब मुझे ये बताओ कि g यानी एक्सेलरेशन बढ़ गया, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक हो गया। अब ये वो एलिवेटर है जो किसी a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, एलिवेटर ऊपर जाए या नीचे जाए टाइम पीरियड पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग पोजीशन में है, डिसेंडिंग, तो जनाब t = 2π√L/g-a। अब टाइम पीरियड बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। एक बड़ा स्पेशल केस है इसमें, वो है फ्री फॉल। इसमें एक्सेलरेशन g के इक्वल होता है, तो t = 2π√L/g-g दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी होगी 0। फ्री फॉल अगर सैटेलाइट में मैं कहता हूं कि पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड बताओ इन्फिनिटी, यानी वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा उस रेफरेंस के लिहाज से जिस रेफरेंस में आप मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम से रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज जो भी किस टाइप के आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ अगले लेक्चर में, और कुछ आपके साथ इससे रेलेवेंट जो टेस्ट आएंगे, क्वेश्चन बैंक आएगा, इंशाल्लाह ताला सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। सिंपल पेंडुलम से रेलेवेंट कोई और आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम भी मैंने आपको समझा दिया, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, उसकी लेंथ 99.4 सेंटीमीटर होती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। अब सिंपल पेंडुलम में याद रखिए, मैस चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। एक बात और भी याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल ये एक स्विंग एग्जांपल है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है
सपोज आप एक स्विंग पे खड़े हैं, नाउ यू आर इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पर है, तो लेंथ इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेंथ होती है। अब अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन की बजाय सिटिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। अब आप स्विंग पे खड़े होके झूला झूल रहे हैं और अगर आप बैठ गए हैं तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। मैथ चेंज नहीं हुआ, मैथ तो वही है, लेकिन लेंथ चेंज होगी क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर। अगर मैथ इस तरह से चेंज करें कि बॉब का रेडियस चेंज ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और भी सवाल है, ऐसे हमारे पास एक बॉब है और इस बॉब में है मरकरी, ठीक है। तो सपोज ये एक सिंपल पेंडुलम है और इसकी बॉब को हमने फिल कर दिया मरकरी के साथ, ठीक है, या सैंड के साथ। अब फुल है ये, एक इसमें एक स्मॉल होल बना देते हैं, इस ऑरिफिस से ये बाहर निकलना शुरू हो गई। अब बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक्चुअली पता क्या है, इसकी जो लेंथ हमने मेजर करनी है वो इसके सेंटर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट सेंटर पे है लेंथ इसकी ये। जैसे जैसे इसने खाली होना ना, तो जैसे 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 ये बॉब खाली होना शुरू हो जाएगा, खाली होगा, बॉब का साइज तो उतना ही रखना ना। आप ये कहेंगे सर दूसरी जगह डायग्राम बनाई तो बॉब का साइज तो नहीं ना बढ़ सकता। अब ये यहाँ पर इतना अभी खाली नहीं हुआ सारा, इतना सा मरकरी या इतनी सी वो मौजूद है इसमें, सैंड है जो भी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब नीचे शिफ्ट होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा। जब बिल्कुल ये एम्प्टी हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा, क्यों नहीं। जब थोड़ा सा खाली होगा तो ज्यादा नीचे वाला हिस्सा ज्यादा हैवी होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन सेंटर पे चला जाएगा, टाइम पीरियड अगेन वही हो जाएगा जो उसकी पहले वैल्यू थी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।